हमारी सरकार ने दिया था, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कोरोना काल में ऐसा बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक शब्द भी कहने को नहीं मिला। केवल ये कह रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कोरोना 1.5 साल से रहते हुए भी हमारी सरकार ने वो बजट जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट, दिसंबर से पहले हम 80-90% पैसा खर्च करने को तैयार है। बल्कि आमतौर पे ये देखा जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दिसंबर के बाद में ही पैसा खर्च होता है, 31 मार्च तक होता है। ये पहली सरकार है और पहला ही ऐसा बजट है जिसमें इस तरीके का अच्छा काम हुआ है। कोरोना काल में 400 से ज्यादा वीसी लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना में बेहतर इंतजाम किए, और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान में जिस तरह के से मॉडल अपनाया जा रहा है फर्स्ट वेव में कोरोना को रोकने के लिए, उस तरीके का हमको सबको प्रयास करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वेव आई तो दिल्ली से चला करके, हरियाणा से चला करके, दूसरे पंजाब से चला करके, और लोग हमारे राजस्थान में इलाज कराने के लिए आए। और चाहे दवाई की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे गैस की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तमाम वो सुविधाएं मैक्सिमम की गई। और यहाँ तक भी कि देश के प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीन के पैसे के लिए 18 साल के बच्चों के लिए कह दिया कि नहीं है, तो वो यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का फैसला किया गया कि हम देंगे। बाद में वो फैसला हो गया, एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना काल में जो चीज हो सकती थी बेहतर से बेहतर हमारी सरकार ने की, और उससे जनजीवन को सामान्य बनाया, लोगों की जानें बचाई। और राजस्थान इसमें जो मृत्यु दर थी उसमें सबसे कम रहा, रिकवरी रेट सबसे अच्छी रही। तो यही कारण है कि आज हमारी सरकार की कोई एंटी कमेंसी कहीं भी नहीं है। पेंशन की जो योजना थी उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरे तमाम आप देखिए, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप 5,000 की आबादी पे 1200 खुलेंगी, 450 के लगभग खुल गई। पहले 201 स्कूलें रन कर रही हैं। 75,000 बच्चों ने 201 स्कूलों में एडमिशन लिया है, जिनकी 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो फीस देते थे वो अभिभावकों की वो फीस बचने का काम हुआ है। पहले बजट में 1200 से ज्यादा स्कूलें की क्रमोन्नत करना, 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी किसी भी समय में, चाहे कोई सा भी राज हो, उसमें नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार के समय में बेहतर हुई है। मैं समझता हूं ऐसी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, और किसान के लिए जो कृषि कनेक्शन है उसमें 12,000 रुपए किए इन्होंने भी थे, 800 साढ़े 800 रुपए महीने के किए थे। लेकिन बजटरी प्रावधान नहीं होने से वो 4-6 महीने तो पैसे मिले, उसके बाद में चुनाव आ गए और वो योजना खत्म हो गई। लेकिन पहली बार 12,000 रुपये हर किसान को मिलेंगे, और वो पैसा भी अगर आपका बिल कम आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी 12 महीने में आप 12,000 रुपये कभी भी उस बिल को खर्च कर सकते हैं। 10 HP तक का जो कृषि का कनेक्शन था वो एक तरीके से फ्री हो गया है। ये इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने लागू की है, किसानों के हित के लिए की है। तो निश्चित रूप से अभी जो 6-8 महीने 10 महीने का जो समय गुजरा इस उपचुनाव में, स्कूलें क्रमोन्नति को ले लीजिए, रोड सैंक्शन को ले लीजिए, दूसरे काम को ले लीजिए, कोरोना काल के बावजूद भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, केंद्र में मोदी सरकार जो पहले 5 साल का हिसाब नहीं दिया और सेना के सूर्य के पीछे छुप करके दोबारा वार करके दोबारा सरकार में आ गई, इस 2.5 साल में कोई हिसाब नहीं। कभी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कभी ये बताने को तैयार नहीं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, कभी ये बताने को फायदा, कभी मीडिया के सामने नहीं आती कि जीएसटी की जो प्रॉब्लम से व्यापारी परेशान है उसके लिए आप क्या कर रहे हो। कभी भी मीडिया के सामने आके देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी तो देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज वो प्रधानमंत्री जो ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता वो मना कर दिया। और जो स्थितियां आज देश में बनी हुई हैं, कोई भी भाजपा का नेता मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ बोल नहीं सकता है। 25 में से 25 सांसद यहाँ लोगों ने दिए बीजेपी के, लेकिन एक भी सांसद जाकर के मोदी जी और अमित शाह से ये नहीं पूछ सकता कि आपने हमारा एमपी कोटा भी खत्म कर दिया और हमारे स्टेट को पानी के मामले में विशेष दर्जा क्यों नहीं दिया। पिछड़ा इलाका है, पानी की समस्या है। 90-10 का रेशियो होता था जब यूपीए सरकार होती थी, तो 90% के अंदर देता था और 10% यूपीए स्टेट गवर्नमेंट देती थी। आज पानी के मामले में गजेंद्र सिंह जी यहाँ के मंत्री होते हुए भी 50-50 का रेशियो है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चाहिए पानी के अंदर कि जब सोर्स नहीं होगा तो वो घर तक कैसे नल कैसे पहुंचेगी, जब तक पानी का सोर्स होना चाहिए। तो ऐसे में 90-10 का रेशियो होना चाहिए था, या जो जीडीपी का 6% कम से कम पानी के लिए या अलग से एजुकेशन के लिए होना चाहिए, वो काम भी नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार
केवल और केवल झूठे जुमले देने का काम कर रही है, झूठे भाषण देने का काम कर रही है और ऐसे नाम बनाने के लिए काम कर रही है। सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, 20,000 करोड़ लगेगा, नई लोकसभा बनेगी, नया प्रधानमंत्री का घर बनेगा। एक की भाई साहब मोदी जी के समय में हुआ। आज जैसे यहाँ अहमदाबाद में कहाँ वो रखा है, एक स्टेडियम का नाम रखा है, जीते जी इन स्टेडियम का नाम रख लिया, नाम चेंज करके। मैं समझता हूँ इस तरीके के काम कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए 1986 में, 1986 में जो राजीव गांधी जी की एजुकेशन पॉलिसी थी वही एजुकेशन पॉलिसी है। और किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप दूसरी लेकर के आते हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक फूटी कोड़ी केंद्र की सरकार के द्वारा हमें नहीं दी जा रही है, किसी भी स्टेट को नहीं दी जा रही है। केवल और केवल राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। आप देखिए 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ की जमीन हो जाती है और ये घपला चंदे में धंधा भी होने लग गया। तो केवल और केवल बात करते हैं। जब नोटबंदी लाए थे तो कि साहब आतंकवाद समाप्त कर दूंगा। आज से 10 दिन पहले 5 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उससे पहले 40 जवान हमारे शहीद आतंकवादियों की गोलियों के शिकार बने थे। तो कहाँ तो आतंकवाद समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार अब चरम के ऊपर है केंद्र की सरकार में। आप देखिए कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो हैक करेंसी की बात करते थे, मुद्रा की बात करते थे कि नकली नोट पकड़ लेंगे, पहले 500 के होते थे, अब तो 2000 के होने लग गए, आसान हो गया। और इस फेक करेंसी वालों के लिए तो और ज्यादा हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से चौपट हो गई उनके इस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण से। एक तरीके से ये घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था। जब समय आएगा निकलेगा। वही देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि लोकपाल के दायरे में देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, आज पीएम केयर फंड भी उनके किसी के दायरे में नहीं है। आप और हम कोई आरटीआई लगा करके पीएम केयर फंड में कैसे पैसा आया, कहां से आया, जितनी देश की नामी गिरामी जो कंपनियां हैं या विदेश की जो कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, उनको उनका जो सीएसआर है वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री उसमें केयर फंड में ले लिया गया। न उसकी ऑडिट होगी, न उसका टेंडर प्रक्रिया होगी, न उसके ऊपर किसी तरह का एक्ट का प्रावधान नहीं लगेगा। मर जाए जहां लगाएंगे। आज देश के अंदर किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, करोड़ों करोड़ों रुपए के आज बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं। तो ये कहां से कोई कुआं खोद के थोड़ी पैसे मिले इनको। ये भ्रष्टाचार ही तो है और क्या है। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर किस तरीके से 20 करोड़ की रिश्वत का जो मामला आया, कोर्ट में चल रहा है। मैं समझता हूं पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये सब क्या है, ये एक संयोजित संगठित रूप से आरएसएस के लोगों के द्वारा और जो बीजेपी में एनडीए सरकार में जो बैठे हैं उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लूटा जा रहा है देश को। और देश के उद्योगपतियों को, कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा दिया जा रहा है और बाकी को धमका करके पीएम केयर फंड या अन्य के द्वारा पैसा लगा करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। 8 महीने से आप देखिए कि 8 महीने 10 महीने से किसान तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये 3 काले कानून आपने किसके कहने से लाए, ये तो बता दो। एक किसान संगठन बता दो, एक आप लोकसभा का सांसद बता दो, एक राज्यसभा का सांसद बता दो, एक स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी विधानसभा में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ तो आप में से इतने पत्रकार हैं, आपने अगर ये 3 काले कानून आए उससे पहले एक दिन भी किसी से डिमांड अगर आपने सुन करके अपनी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाई हो तो बता दीजिए। ये सब का सब पहले से सुनियोजित था, बंद कमरे में चुनावी फंड के लिए किया गया था और किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने के लिए इनकी एक साजिश थी और उस साजिश को उन्होंने इंजाम दिया और आज किसान उसको भुगत रहे, जिस किसान के वोट से ये लोग बने हुए। तो आप देखिए ना, किसान को से बेरोजगारों की आप बात कर लीजिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार 1 साल में देने की बात की। आज 14 करोड़ का तो कायदा है हमारा पूछने का। आप बैंक की निकल रही है क्या वैकेंसी, आप बता दीजिए। रेलवे सबसे ज्यादा जो नौकरियां देता था, आज रेलवे नहीं है। आज एयरपोर्ट में, इनमें अथॉरिटी में आप देखिए सारे के सारे जब अडानी को और अंबानी को इनको दे रहे हैं, 7 दे दिए। पहले एक शायद उसका दिया था, मुंबई का दिया था और उसके बाद में अहमदाबाद का दे दिया, वो आसाम का दे दिया, जयपुर का कल परसों दे दिया। आपको पता है कि किस तरीके से लूट चल रही है, संगठित रूप से एक लूट चल रही है और इतना भ्रष्टाचार जम के हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि 70 साल में कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई जिस तरह की बातें हो रही हैं। पैसे की परवाह नहीं और पैसे का दुरुपयोग और कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और कर रहे हैं। आप देखिए सरकार गिराने के लिए चाहे जितने पैसे ले जाओ सरकारें गिरा दो, चाहे जैसे क्या हुआ आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी, इसमें महाराष्ट्र में भी करने जा रहे थे लेकिन नहीं हुआ। कैसे गिरी महाराष्ट्र की सरकार, कैसे गिरी आप बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी, हमारे यहाँ किस तरीके की साजिश हुई। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि